हेलो बच्चों, आज हम लोग माध्यम और अभिव्यक्ति पुस्तक का दूसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं, पत्रकारिता के विविध आयाम। पत्रकारिता के विविध आयाम पाठ में से भी आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस में से भी इसमें पूछा जा सकता है। तो इसको पढ़ते हैं। पत्रकारिता के विविध आयाम। हमने पहले पाठ में पढ़ा था कि जो मुद्रण है और पत्रिकाएं हैं, ये हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट मीडियम है संचार का। संचार के माध्यमों में बहुत इम्पॉर्टेंट और शुरुआती जो पहला माध्यम हमारा था वो था पत्रकारिता, यानी समाचार पत्र और पत्रिकाएं। तो अभी हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। अब विविध आयाम, आयाम मतलब विविधताएं, क्या क्या हो कर सकता है, पत्रकारिता से हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले देखिए, पत्रकारिता का संबंध सूचनाओं को संकलित कर और संपादित कर आम पाठकों तक पहुंचाने से है। पत्रकारिता का मतलब क्या होता है, क्या करती है पत्रिकाएं? ये सूचनाओं को इकट्ठा करती हैं, उनको संकलित करती, इकट्ठा करके संपादित करती हैं। संपादन मतलब उसको काट छांट करना, उसको अच्छी भाषा में नियमों के अनुसार करना और फिर पाठकों तक पहुंचा देना। लेकिन हर सूचना समाचार नहीं होती। अभी केवल समाचार ही नहीं होते, बहुत सी सूचनाएं हैं जो समाचार पत्रों और पत्रिकाओं से हमको मिलती हैं। पत्रकार कुछ घटनाओं, समस्याओं और विचारों को समाचार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अभी कुछ बातें तो हमें समाचार के रूप में मिल जाती हैं, कुछ बातें दूसरी विधा में मिलती हैं। किसी घटना के समाचार बनने के लिए उसमें नवीनता, जनरुचि, निकटता और प्रभाव जैसे तत्वों का होना आवश्यक है। अभी अगर कोई बात आपके पास समाचार के रूप में पहुंच रही है तो उसमें कुछ गुण होने चाहिए। क्या क्या होने चाहिए? नवीनता। अगर कोई बात, कोई खबर आपकी नई है तब तो आपके लिए वो खबर है। अगर वो पुरानी हो गई, अगर कोई बात पुरानी हो गई तो वो आपके लिए क्या, आप तो पहले ही सुन चुके थे, तो वो समाचार नहीं है। दूसरा उसमें गुण क्या होना चाहिए? जन रुचि, यानी लोगों की इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी तो वो समाचार होगा। हमारा कोई इंटरेस्ट ही नहीं तो आप कुछ भी लिखते रहो पत्रिका में, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो रुचि होना बहुत आवश्यक है। फिर निकटता। निकटता मतलब हम जब कोई खबर हमारे आसपास की होती है तो हम उससे ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं, हम उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, रुचि लेते हैं। अगर हमसे दूर की है तो हमें उतना इंटरेस्ट नहीं आता। जैसे मैं अगर जिस शहर में रहती हूँ, मेरे आसपास शहर में कोई घटना घट जाए तो मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, तो मैं उससे जुड़ी हूँ, मैं उसको जानने की कोशिश करूँगी। या हम भारतवासी हैं तो इंडिया की कोई खबर है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाँ, अमेरिका और फ्रांस और जापान और जर्मनी की खबरें भी इम्पॉर्टेंट हैं, हम जानना चाहते हैं, लेकिन हमें कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। तो निकटता हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। समाचार का निकट होना, निकट का समाचार होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। और प्रभाव जैसे तत्वों का होना आवश्यक। प्रभाव, अभी जो भी खबर है उसका हम पर कितना प्रभाव हो रहा है, इसके लिए हम बहुत इम्पोर्टेंट। जैसे अभी रेल दुर्घटना हुई तो उस दुर्घटना का प्रभाव हम पर भी पड़ा, आप पर भी पड़ा, लेकिन सबसे ज़्यादा किस पर पड़ा होगा? जिसका कोई घर का उसमें सफ़र कर रहा था, तो वो जो यात्रा कर रहा था वो ज़्यादा प्रभावित हुआ उससे। तो प्रभाव का होना भी समाचार की महत्वपूर्ण होने पर निर्भर करता है। आपका समाचार नवीन होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए, उसको निकट का होना चाहिए और उसका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ना चाहिए, तभी वो समाचार हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये समाचार के एक मुख्य तत्व होते हैं और पत्रकारिता का विविध आयाम है। बहुत तरीके की पत्रकारिता होती है। पत्रकारिता के कई प्रकार हैं, जिसमें से कौन कौन से हैं? खोजी पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता, ये प्रमुख है। ये 2-3 प्रमुख है। वैसे बहुत तरीके की पत्रकारिता होती है। हम लोग यहाँ पे 4 या 5 पत्रकारिता के प्रकार पढ़ेंगे जिससे आपका संबंध है। अभी समाचार, समाचार किसे कहते हैं? अगर प्रश्न आ जाए समाचार किसे कहते हैं तो आप ये परिभाषाएं या ऐसे शब्दों में आप लिख करके एक्सप्लेन करेंगे। समाचार क्या है? हर दिन हम समाचार पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। प्रेरक और उत्तेजित कर देने वाली हर सूचना समाचार है। अगर किसी सूचना से हम एकदम उत्तेजित, एक्साइटेड हो जाते हैं या हमें कुछ इंस्पिरेशन मिलती है, हम सुनना चाहते हैं उसको, तो वो क्या है? हमारे लिए समाचार है। किसी ताज़ा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट समाचार है। अभी कोई ताज़ा घटना घटी है, उसकी रिपोर्ट के रूप में जब कोई सूचना हमको दी जाती है तो वो समाचार होती है कि अभी अभी यहाँ पर ये हुआ है और उसमें इतने घायल हो गए, इतने मरे, इस तरह से लिखा हो तो वो समाचार है। अभी कोई कहानी के रूप में लिखा हो तो वो समाचार नहीं होगा। तो समाचार लिखने का एक तरीका होता है। कोई ताज़ा घटना होनी चाहिए, जो बासी ना हो गई हो, पुरानी बात ना हो गई हो, ताज़ी घटना हो गई हो। अगर आपको इस समय कोई समाचार अखबार में छपे कि 2 साल पहले भारतवर्ष कोरोना महामारी से पीड़ित था, तो आपको इंटरेस्ट आएगा? नहीं आएगा।
क्यों? क्योंकि वो पुरानी बात हो गई। लेकिन अगर अभी यही कोई एक समाचार आता है कि कोरोना का नया वेरिएंट सामने आया, तो हम एकदम घबरा जाते हैं, हम उससे प्रभावित हो जाते हैं, हमें उसमें रुचि होती है और हम उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो समाचार कैसा होना चाहिए? जिसमें हमारी अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और अधिक लोगों पर उसका प्रभाव पड़े। अभी समाचार के तत्व आपसे पूछे जा सकते हैं, वही बात जो हमने पहले पढ़ी, आप उसमें लिख सकते हैं कि नवीन होना चाहिए, निकट का होना चाहिए, प्रभाव होना चाहिए, टकराव होने चाहिए, जन रुचि होनी चाहिए और उसमें महत्वपूर्ण लोग उसमें मिले हुए होने चाहिए, कोई उपयोगी जानकारी होनी चाहिए और अनोखापन होना चाहिए, कुछ बढ़िया चटपटापन। पाठक वर्ग और नीतिगत ढांचा मुख्य तत्व है। पाठक वर्ग कौन सा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और नीतिगत ढांचा मतलब किस तरह से किस नियमों से वो समाचार बना है, इन सब बातों पर समाचार निर्भर करता है। जैसे टकराव की बात जो आपने सुनी, अगर जैसे हम आपको खबरें देखते हैं, आप तो बीजेपी और कांग्रेस की कोई टकराव की बात आती है कि बीजेपी ने ऐसा कहा तो कांग्रेस ने ऐसा कहा, तो हमें उसको सुनने में बड़ा मजा आता है, वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि कहीं पर अगर टकराव है तो वो हमारे अंदर एक रुचि पैदा करता है, एक इंटरेस्ट पैदा करता है। तो उसमें टकराव का होना अगर है किसी समाचार में तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई उपयोगी जानकारी, कोई बहुत अच्छी जानकारी मिल जाए हमको, तो वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अनोखापन मतलब कुछ नया, एकदम कुछ अलग देखने को मिल जाए। जैसे अभी आपने सुना होगा, हाल फिलहाल में अभी एक 5-6 महीने से नया आ गया कि एआई का इजाद हो गया। आप एआई की मदद से बहुत कैसे काम आसान हो गए हैं हमारे। तो ये जब कोई नई न्यूज़ आती तो हमारे बच्चे बहुत इंटरेस्टेड होते हैं उसमें, तो उनके लिए वो नयापन है, अनोखापन है। पाठक वर्ग, अब कौन सी खबर किस पाठक वर्ग से जुड़ी है इसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है। मान लीजिए कोई पैसे वालों की, टाटा अंबानी की कोई खबर है, तो उसमें हमें क्या इंटरेस्ट, हम लोग तो मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे पास ना इतना पैसा है, ना हमको इतनी कोई इंटरेस्ट है उनकी बातों में। लेकिन यही कोई ऐसी खबर आ जाए कि ऐसा कोई प्लान अभी जियो ने दिया जिससे कि लोगों का फ़ायदा होने वाला है, हमारे 100 रुपये महीना बचेंगे, तो बहुत बड़ा एक पाठक वर्ग जो है वो उसमें इंटरेस्टेड होगा। तो समाचार पाठक वर्ग के अनुसार जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नीतिगत ढांचा, अगर किसी नियम के अनुसार बना हुआ समाचार है तो वो ज़्यादा प्रभावी होता है। ये सब समाचार के तत्व हैं। दैनिक समाचार पत्र की अपनी एक डेडलाइन या सीमा होती है जिसकी अवधि 24 घंटे होती है। अगर जो दैनिक समाचार पत्र होते हैं उनमें जो समाचार होते हैं उनकी अपनी एक सीमा होती है। वो सीमा क्या है? 24 घंटे। 24 घंटे बाद एक समाचार पुराना हो जाता है। बच्चों, आप लोग जब न्यूज़पेपर आता है तो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपको हर सुबह 6 बजे आपके दरवाजे पर समाचार पत्र मिल जाता है, लेकिन अगली सुबह 6 बजे समाचार पत्र को आपके डोर स्टेप तक आने के लिए उसको किस स्टेप से गुजरना पड़ता है। पहले एक रिपोर्टर घटनास्थल पर जाता है एक ही दिन पहले, क्योंकि एक दिन पहले से ज़्यादा पुरानी खबर आपके लिए बेकार हो गई। घटनास्थल पर जाता है, वहाँ से कोई डेटा कलेक्ट करता है, आंकड़े लाता है, समाचारों को संकलित करता है, फिर उनका संपादन होता है, उसकी काट छाट होती है, उसको रिफॉर्म किया जाता है, बनाया जाता है, अच्छी भाषा चटपटेदार डाली जाती है, कुछ दृश्य उसमें जोड़े जाते हैं। उसके बाद वो पेपर में रात भर प्रिंटिंग होती है। समाचार पत्रों की जो फैक्ट्रियाँ हैं, कंपनियाँ हैं, उनमें रात भर प्रिंटिंग होती है। रात भर प्रिंटिंग करने के बाद उनको एक के बाद एक पेपर को जोड़ा जाता है, आगे पीछे लगाया जाता है, उसके बाद उनको फोल्ड किया जाता है। फोल्ड बनाने के बाद फिर वो जगह जगह पहुंचाए जाते हैं। पहुंचने के बाद फिर वो जो हॉकर्स होते हैं अखबार वाले, वो जगह जगह जा कर के लोगों के पास 5 बजे से रात के आधी रात से 3 बजे से पेपर बंटना शुरू हो जाता है, 3-4 बजे से। अगर कोई अखबार 3 बजे बंटने के लिए आ गया तो इसका मतलब वो कितने पहले छप गया होगा और कितने पहले रात भर काम चला होगा, तब आपके पास सुबह 6 बजे आप चाय के साथ अखबार पढ़ पाते हैं। तो ये काम बहुत फास्ट करना पड़ता है और इसकी समय कितनी? केवल 24 घंटे। अगर 24 घंटे से लेट हो गया तो समाचार पुराना हो गया। मान लीजिए कोई खबर आज के पेपर में मुझे जिस पेपर में मिली, मेरे लिए वो नई है, कल किसी और पेपर में वही खबर है, ये तो पुरानी खबर है, इसको क्या पढ़ना, ये तो मैं पढ़ चुका हूँ, मुझे तो पता है। तो समाचार की जो अवधि होती है या सीमा होती है, डेडलाइन होती है, वो 24 घंटे होती है। कोई रिपोर्टर समाचार लेकर के ऑफिस में पहुंचा, उसने कहा ये समाचार है, तो वो देखेगा कि 24 घंटे से पुराना समाचार है तो वो कह देगा नहीं ये तो हम छाप चुके, अब तुम जाओ। तो ये अवधि कितनी होती है? डेडलाइन 24 घंटे की होती है।
ये किसमें? दैनिक समाचार पत्रों में। दैनिक मतलब रोज वाले जो समाचार, कुछ साप्ताहिक होते हैं, कुछ मासिक भी होते हैं, उनमें इतना समय नहीं होता, उनमें टाइम लिमिट होती है। लेकिन दैनिक समाचार पत्र की सीमा कितनी होती है, डेडलाइन क्या होती है? 24 घंटे होती है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। जब पाठकों या दर्शकों का एक बड़ा समूह किसी समाचार के बारे में रुचि रखता है तो समाचार संगठन का अपना एक लक्ष्य समूह होता है जिसे टारगेट ऑडियंस कहते हैं। अभी मान लीजिए कोई बहुत बड़ा समूह है दर्शकों का या पाठकों का, वो किसी खबर से प्रभावित हो रहा है, तो समाचार पत्र छापने वाले जो संगठन है, मैनेजमेंट है, उसके लिए वो उसका टारगेट समूह है कि मुझे अपने इस समूह को टारगेट कर करके अपने समाचार लिखने होंगे। अगर मैंने इनको नहीं टारगेट किया तो मेरा समाचार पत्र बिकेगा नहीं, क्योंकि ये इतना बड़ा पाठक वर्ग है। इतने लोग मेरा पेपर कब खरीदेंगे? तब खरीदेंगे जब मुझे उनको अपने मतलब की खबर उसमें वहाँ मिलेगी। जैसे सब्जी महंगी हो गई या नोटबंदी जब हुई थी, आप बिल्कुल साधारण सा उदाहरण लीजिए कि नोटबंदी हुई तो समाचार पत्रों में छप के आ गया कि आज से नोट बंद, 1000 रुपये का नोट बंद हो गया। तो उससे बहुत बड़ा पाठक वर्ग, बहुत बड़ा दर्शक जो है वो जुड़ा था, क्योंकि सबको उसमें इंटरेस्ट था। तो पेपर वाले ऐसी खबरें छापते हैं जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा समूह उससे जुड़ा हुआ हो, और ऐसे समूह को क्या कहते हैं? टारगेट ऑडियंस, जिसको वो टारगेट करके अपना समाचार लिखता है। तो ये होती है टारगेट ऑडियंस। इस टारगेट ऑडियंस की रुचि को ध्यान में रख करके वो अपने समाचार पत्रों को, समाचारों का चयन करते, सेलेक्ट करते हैं कि मैं कौन सा समाचार छापूंगा। विभिन्न समाचार संगठनों की समाचारों की चयन और प्रस्तुति को लेकर एक नीति होती है जिसे संपादकीय नीति कहते हैं। अभी हर तरह के समाचार जो संगठन है, अलग अलग जो समाचार पत्र हैं, उनके मैनेजमेंट में अपनी अपनी अलग नीति होती है। वो नियम बनाते हैं कि मैं इस नियम के अनुसार समाचार लिखूंगा, मैं इस नियम के अनुसार समाचार लिखूंगा। तो वो जो नीति होती है उस नीति को कहते हैं संपादकीय नीति। क्या कहते हैं? संपादकीय नीति। यानी एक संपादक निर्धारित करता है कि इस नीति के अनुसार हमारा पेपर जो है वो, उसमें समाचार पत्र जाएंगे, तो इसे कहेंगे संपादकीय नीति। अभी संपादन किसे कहते हैं? समाचार में द्वारपाल की भूमिका संपादक और सहायक संपादक, उप संपादक आदि निभाते हैं। अभी समाचार पत्र को छपने से पहले जो उसका काम होता है, वो काम किसका होता है? संपादन का काम होता है। पब्लिशिंग, प्रिंटिंग से पहले जो पब्लिश करने का काम होता है वो संपादन करता है। संपादन का कार्य संपादक, सहायक संपादक, असिस्टेंट और उप संपादक, है ना, जो सहायक संपादक के नीचे जो पोस्ट होती होगी उप संपादक, तो ये मिल करके किसी समाचार पत्र को काट छाट करते हैं, सही नियम के अनुसार समाचार लिखते हैं। उसमें देखते हैं कि कौन सी खबर जनता तक जानी चाहिए और किस तरह जानी चाहिए। ये जो लोग निर्धारित करते हैं वो कौन कौन होते हैं? संपादक होते हैं, सहायक संपादक होते हैं और उप संपादक होते हैं। ये सब मिल करके संपादन का काम करते हैं। ये उन्हीं की जिम्मेदारी होती है। उसकी प्रस्तुति कैसे प्रेजेंट किया जाएगा किसी समाचार को, ये उनकी जिम्मेदारी होती है। जैसे बच्चों आप न्यूज़ सुनते होंगे टीवी में, तो कोई चैनल आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, कोई चैनल महाबकवास लगता है कि अरे इसमें तो एक ऊटपटांग खबरें ही आती रहती हैं, ढंग की काम की कोई खबर नहीं आती। तो क्या होता है? उसका संपादन जो है उस समाचार चैनल का जो काम है, काम का जो लोग प्रस्तुतिकरण है, जो उसका प्रेजेंटेशन है वो उतना अच्छा नहीं है, तो आपको उसमें मज़ा नहीं आता। जिसका प्रेजेंटेशन अच्छा होता है वो चैनल ज़्यादा चलता है। तभी वो आज तक वाले हर बार लिखते हैं ना, इतने सालों से नंबर 1 पर, तो उनका चैनल अच्छा है, लोग अच्छी तरह से प्रेजेंट करते हैं वो चीज़ों को, और ऑथेंटिक न्यूज़ लेकर आते हैं, सबसे पहले लेकर आते हैं, तभी वो चुना जाता है। तो ये काम सब किसका होता है? संपादक का, सहायक संपादक का और उप संपादक। संपादन का अर्थ क्या है? संपादन किसे कहते हैं? किसी सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर करके पढ़ने योग्य बनाना, काट छाट करना, जगह और सीमा तय करना। क्या क्या काम होता है? वो अशुद्धियाँ, लिखा हुआ राइटिंग जो होती है उसमें से कुछ गलतियाँ उसको हटा देते हैं, काट छाट करते हैं कि नहीं ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये जनता में जाएगा, ये जनता में नहीं जाएगा, उसकी काट छाट करते हैं। फिर उसकी जगह, इतना बड़ा समाचार होगा, 3 इंच का समाचार होगा, ये पहले पेज पे आएगा, ये दूसरे पेज पर आएगा, ये आखिरी पेज पर आएगा, इसको खेल जगत में डालो, इसको व्यापार जगत में डालो, इसको मौसम वाले में डालो, ये सब वो तय करता है। ये सब काम किसका होता है? संपादन के अंतर्गत आता है। ये सब कार्य क्या है? संपादन का हिस्सा है। अभी संपादन के कुछ सिद्धांत होते हैं। क्या सिद्धांत हैं? तत्वों की शुद्धता। पहले तो जो भी बात आप छापने जा रहे हैं वो शुद्ध होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल क्लियर हो, ट्रुथ होना चाहिए, शुद्ध। वस्तुपरकता, मतलब वस्तुपरक होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, लोगों को सबके मतलब की होनी चाहिए। वो पर्सनल मेरे लिए कोई खबर हो तो उससे कोई इंटरेस्ट किसी को नहीं,
वस्तुपरक मतलब सबके लिए हो। निष्पक्षता, अगर कोई आजकल आपने सुना होगा कि वो समाचार पत्र जो है वो बिक गया है, उसको किसी ने खरीद लिया है, और ऐसा होता है। कोई संगठन है, उसने कहा मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा, मेरे लिए तुम ये खबर छाप दो। तो जो समाचार पत्र, जो चैनल या जो समाचार संगठन निष्पक्ष होता है, निष्पक्ष होकर के अपनी राय देता है, किसी के लिए पर्टिकुलर किसी के लिए राय नहीं देता, वो ज़्यादा चलते हैं। तो निष्पक्षता होना एक सिद्धांत है। फेयरनेस, सही होना, किसी के बारे में गलत नहीं, किसी के बारे में सही नहीं, झूठ मूठ कुछ नहीं, जो एक्चुअल है वो आप उसको जनता के आगे रखें, फेयर होकर के। संतुलन या बैलेंस, स्रोत होने चाहिए, संतुलित बैलेंस होना चाहिए। समाचार कैसा होना चाहिए? संतुलित या बैलेंस। अभी ये नहीं कि आप बीजेपी की तारीफें करते चले जाओ और कांग्रेस की बुराई करते जाओ, या कांग्रेस की तारीफ करो। अरे जो एक्चुअल है, जितना ज़रूरी है, जो सच्चाई है वो लिखो। और स्रोत कैसे होने चाहिए? जो सोर्स से आप खबरें लेकर आ रहे हो वो कैसे होने चाहिए? आंखों देखा या पुष्टि किया हुआ। कोई जो भी खबर आप लेकर आ रहे हो वो ऑथेंटिक सोर्स होने चाहिए, आंखों देखी खबरें होनी चाहिए, या फिर कहीं से पुष्टिकरण हो चुका हो, मतलब वो बिल्कुल जेन्युइन होनी चाहिए खबरें, तभी आप उसको छापो। ये संपादन का सिद्धांत होता है। इन सिद्धांतों पर संपादन किया जाता है। पहले वो तथ्यों की शुद्धता देखते हैं, वस्तुपरकता देखते हैं, निष्पक्ष होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, और आंखों देखा होना चाहिए, और पुष्ट किया हुआ होना चाहिए। ये समाचारों की या संपादन की खास बात हो। पत्रकारिता की बैसाखियाँ। बैसाखियाँ आपने क्लासेस जो सुना होगा कि जिस पर वो चलती है, पत्रकारिता जिन सपोर्ट पर चलती है वो क्या क्या है? सच्चाई। बच्चों बात वही है, फिर से घुमा कर दे दिया गया। संपादन का जो सिद्धांत है वही पत्रकारिता की बैसाखियाँ। पत्रकारिता यानी प्रिंटिंग का जो काम है, जो पत्र पत्रिकाएं किताबें छपती हैं, वो किस स्तंभों पर चलती हैं? वो पहला सच्चाई पर चलती है, दूसरा निष्पक्षता, और निष्पक्षता यानी निष्पक्ष खबरें होनी चाहिए, चौथी स्पष्टता होनी चाहिए, और संतुलन होना चाहिए। स्पष्ट हो, संतुलन हो, निष्पक्ष हो और सच्चाई हो, ये चार बातें होना उसमें बहुत ज़रूरी है। ये पत्रकारिता की बैसाखियाँ हैं, यानी इस पर पत्रकारिता चलती है। जिसकी भी पत्रकारिता में ये एक भी कोई इसमें चीज़ डगमगा गई, यानी सच्चाई, सच्ची खबरें नहीं, तो वो बेकार पत्रकारिता। अगर उसने निष्पक्ष बातें नहीं करी तो वो पत्रिका हम बेकार समझ लेते हैं। कोई अगर स्पष्ट या संतुलित बातें नहीं लिखता तो हम उस पत्रिका को नहीं पढ़ते। तो ये चार चीज़ें होना बहुत आवश्यक है। अब आता है संपादकीय। समाचार पत्र का मुख्य और महत्वपूर्ण पृष्ठ माना जाता है। इसमें अखबार विभिन्न घटनाओं और समाचारों पर अपनी राय रखता है। अभी हर अखबार और हर पत्रिका के पहले शुरू के पेजेस में आपने देखा होगा एक पन्ना होता है संपादकीय पृष्ठ, जिसमें कि संपादन करने वाले संपादक, सहायक संपादक, उप संपादक अपनी राय लिखते हैं। अपनी राय यानी अखबार की राय, अपनी पर्सनल राय नहीं, अपने अखबार की राय लिखते हैं। वो उसको कहते हैं हम संपादकीय। जिस पहले पृष्ठ पर अखबार या समाचार संगठन की राय लिखी होती है उसको हम संपादकीय कहते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जा सकती है। अब आता है बच्चों फोटो पत्रकारिता। फोटो पत्रकारिता किसे कहते हैं? कोई भी समाचार अगर आपको केवल लिखा हुआ हो तो वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता, लेकिन अगर उस लिखे हुए के आर्टिकल के साथ साथ कोई फोटो भी है तो आपको पढ़ने में बड़ा मजा आता है। इसीलिए अखबार का पहला पृष्ठ जो होता है या और भी पेजों पर आपको पिक्चर्स भी देखने को मिलेंगी। कोई घटना है वहाँ का अगर चित्र भी आपको दे दिया जाए तो आपको पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो चित्र के साथ जो घटनाओं के साथ तो आपको समाचार दिए जाते हैं उसको फोटो पत्रकारिता कहते हैं। समाचार पत्रों में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। तस्वीर लिखने से ज़्यादा प्रभावी होती है, असर सीधा पड़ता है, इसीलिए पत्रिकाओं में तस्वीरों का प्रकाशन पर जोर दिया जाता है। तो जो पत्रिकाएँ होती हैं, मैगजीन्स होती हैं, उनमें पिक्चर्स बहुत होती हैं, और ऐसे पत्रकार जो पिक्चर्स लेकर के आते हैं, अपने समाचारों को पिक्चर के साथ लेकर आते हैं, ऐसे समाचार ज़्यादा प्रभावी होते हैं। ऐसे समाचार का असर बहुत सीधा पड़ता है और वो अपनी बात को पुष्ट कर देता है। अगर आपने किसी चीज़ को केवल पढ़ा या केवल सुना, उस पर आपको विश्वास नहीं होगा। अगर आप देख लेंगे आंखों से तो आपको ज़्यादा विश्वास होगा। तो चित्र जो हैं वो उस पर विश्वसनीय बना देते हैं उसको। तो इसको कहते हैं फोटो पत्रकारिता, यानी समाचारों के साथ साथ उसका फोटो या चित्र भी लाना। अभी अखबार अगर आपने देखा हो, समाचार पत्र देखा हो, तो उसमें एक कोना होता है, उसको कहते हैं कार्टून कोना। हर समाचार पत्र में ये कोना होता है। इसमें चुटीले भाव होते हैं, मतलब कुछ मजाक, कोई व्यंग, कोई टॉन्ट, हंसने वाली चीज़ें होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कार्टून कोना। उसके अलावा रेखांकन और कार्टोग्राफी। अभी आपने ये देखा होगा कि एक कॉर्नर और होता है।
समाचार पत्र को प्रभावी और रोचक बनाने के लिए क्रिकेट के स्कोर से लेकर सेंसेक्स के आंकड़े तक ग्राफ से पूरी बात पर एक बार में सामने आती है। इसे कार्टोग्राफी कहते हैं। अभी कार्टोग्राफी आपने समाचार पत्र में रेखा चित्र देखा होगा कि वो ग्राफ बना हुआ है यहाँ से लेकर के यहाँ, मतलब जो आज जो बनाए स्कोर किया है वो ऐसे डाउनफॉल था। पहले तो शुरू में तो बहुत छक्के छक्के मारे, फिर उसके बाद वो एक एक करके रन बनाए तो उसका ग्राफ बना दिया, या ऐसा ग्राफ बना दिया, या इस तरह का ग्राफ। तो कोई भी बात को ग्राफ बना करके अगर पुष्ट किया जाता है तो उसको कहते हैं कार्टोग्राफी, रेखांकन और कार्टोग्राफी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। समाचार पत्र में क्या क्या होता है? फोटो पत्रकारिता होती है, कार्टून कोना होता है, रेखांकन और कार्टोग्राफी होती है। अब हम पढ़ेंगे पत्रकारिता के कुछ प्रकार। अभी पत्रकारिता के कुछ प्रकार होते हैं। कितने तरीके की पत्रकारिता है, इस पर आपके प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। कई बार ऐसे ही पूछा जाएगा पत्रकारिता के प्रकार कितने होते हैं, विशेष प्रकारों के बारे में लिखो। 3 नंबर का प्रश्न हो गया। आप 3-4 पॉइंट डालकर 2-2 लाइनें लिख करके अपना आंसर लिख सकते हैं। तो क्या है? पहला खोज परक पत्रकारिता। पहला होता है खोज परक पत्रकारिता। नाम से ही समझ में आ जाएगा, जिस समाचार में गहरी छानबीन करके तथ्यों को सामने लाया जाता है। इसका नया रूप टेलीविजन ने स्टिंग ऑपरेशन के रूप में आया है। अभी आपने स्टिंग ऑपरेशन से आप सब परिचित होंगे कि कुछ पत्रकार जो है वो चोरी छुपे जाते हैं और कैमरा लगा के, टेबल के नीचे से कैमरा लगा के अखबार ले आए, समाचार ले आए और फिर उसका नाम दे दिया स्टिंग ऑपरेशन। गवर्नमेंट के जो हमारे ये जासूसी जो ग्रुप्स हैं वो भी ये काम करते हैं कि वो जाकर के चुपचाप कुछ बातों को पता लगा के लाते हैं और उनको समाचार जब वो प्रूव हो जाती है तो जनता तक पहुंचाया जाता है। तो इसको कहते हैं खोज परक पत्रकारिता, जिसमें गहरी छानबीन करी जाए। किसी का मर्डर हो गया तो आपने सुना होगा कि उसकी खोज चल रही है, तो उसके बारे में सब लोगों से पूछताछ करते हैं, फिर वो उसके सारे टेस्ट किए जाते हैं, DNA टेस्ट होता है, जगह जगह बाल या कपड़ा या कुछ टुकड़ा ढूंढा जाता है, फिर जाकर के किसी डिसीजन पर पहुँचते हैं। तो इस तरह की पत्रकारिता, तब कोई समाचार जब आता है तो उसको कहते हैं खोज परक पत्रकारिता। बच्चों, बिल्कुल कॉमन सेंस की बातें हैं जो आप सब लोग जानते हैं। बस अगर नाम याद कर लेंगे तो आप बहुत आसानी से सब कुछ लिख सकते हैं। दूसरा है विशेषीकृत पत्रकारिता। विशेषीकृत पत्रकारिता इस अर्थ विशेष समाचारों से है। अभी विशेषीकृत से आपको समझ आए, विशेष कुछ स्पेशल, अलग अलग जगहों के बारे में अलग अलग पत्रकार होते हैं, वो अलग अलग तरीके के समाचार लेकर के आते हैं। तो इसका अर्थ है विशेष समाचारों से है, जैसे संसद, न्यायालय, आर्थिक पत्रकारिता, खेल विज्ञान, विकास, अपराध, फैशन। अगर समाचार पत्र देखा हो या न्यूज़ में भी आता है, आप सुनिए कुछ राष्ट्रीय समाचार, अब आप सुनिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार, अब मौसम विभाग से, अब खेल जगत से। तो हर अलग अलग विशेष टॉपिक पर अलग अलग समाचार लाना क्या कहलाता है? विशेषीकृत पत्रकारिता। हर पत्रकार हर तरह की खबरें नहीं लाता। कोई पत्रकार खेल जगत की खबरें लेकर आता है, कोई पत्रकार फैशन से जुड़ी खबरें लाता है, कोई पत्रकार जो है वो संसद की खबर लेकर आता है। तो ये अलग अलग तरीके की पत्रकारिता होती है, जिसमें पत्रकार अपने इंटरेस्ट की चीज़ों को लेकर के आते हैं और अलग अलग समाचारों को फिर एक साथ कंपाइल करके और उनका समाचार पत्र में निकाल दिया जाता है या पत्रिकाओं में रख दिया जाता है। तो ये कहलाती है विशेषीकृत पत्रकारिता। अभी है वॉच डॉग पत्रकारिता। अभी आपको इसके नाम से ही पता चल जाएगा, वॉच डॉग पत्रकारिता। वॉच डॉग यानी जैसे कुत्ता रखवाली करता है, वॉच करता है, वैसी पत्रकारिता। इसका मुख्य उद्देश्य सरकार के कामकाज पर निगाह रखना है। किसी गड़बड़ी के समय पर्दाफाश करना भी इसका कार्य है। अभी ऐसे पत्रकार जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, कैसे समाचार लेके आते हैं कि सरकार ने कोई कदम उठाया, अभी उस कदम में कुछ गड़बड़ियाँ होती हैं, तो कहीं कोई गोलमाल तो नहीं हो रहा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, नियम तो बना दिया आपने पर आप कुछ गड़बड़ तो नहीं करे। तो सरकार के ऊपर नज़र रखने वाले वॉच डॉग, कुत्ते की तरह नज़र रखने वाले पत्रकार होते हैं, जो अपनी पैनी नज़र से सरकार के मामलों में भी उनकी भी पोल खोल देते हैं। और ये हमारे लोकतंत्र का हिस्सा है बच्चों, कि हम सरकार, अगर हमने किसी को चुनकर सरकार में बना दिया, नेता बना दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब सब कुछ उसका हो गया, जो वो चाहेगा वो करेगा ना। उसके हर काम पर जनता की नज़र होती है और हर काम की जिम्मेदारी उसकी होती है और जनता के पास ये अधिकार होता है कि हम उससे प्रश्न कर सकें कि तुम ये क्यों कर रहे हो। जैसे एक छोटी सी उदाहरण कि अगर कोई अमाउंट है, कोई पैसे हैं, इतने करोड़ रुपए स्वास्थ्य सेवा के लिए सरकार ने अलग करे हैं, सरकार ने पैसे वो अलग कर दिए, ले लिए, पर अब वो पैसे वाकई स्वास्थ्य सेवा पे खर्च हो रहे हैं कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि नेता बैठकर खुद खा रहे हैं वो पैसा,
ये कौन देखेगा? निगरानी कौन करेगा? सरकार तो सरकार है, फिर हम कैसे करेंगे? तो ऐसे पत्रकार ये काम करते हैं, वो कैमरा लगा के चोरी छुपे कुछ संस्थाओं की मदद से ये निगरानी रखते हैं, उनके ऊपर विजिलेंस रखते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, और अगर कुछ ऐसा होता है तो वो उसको सामने लाते हैं, उसकी पोल खोलते हैं। तो इसको कहते हैं वॉच डॉग पत्रकारिता। एडवोकेसी पत्रकारिता, किसी खास उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए और इस पक्ष पर जनमत बनाने के लिए जो पत्रकारिता की जाती है उसे एडवोकेसी पत्रकारिता कहते हैं, या पक्षधर भी कहते हैं। अभी पक्षधर नाम याद कर लीजिए। एडवोकेसी, हम किसी की एडवोकेसी कर रहे हो, मान लीजिए अभी जैसे आपने सुना होगा कि ये नया नियम आने वाला है कि सबको समान अधिकार होंगे। तो ये नियम बीजेपी या मोदी जी लाना चाहते हैं, पर केवल वो अकेले नहीं है जो वो लेकर आ जाएंगे, कुछ भी कर देंगे। जनता का साथ उनको अब जरूर चाहिए। तो कैसे, अब जनता से वो घर घर कैसे तो पूछने जाएंगे? तो वो क्या करते हैं, उन्होंने एक सर्वे निकाला है, लोगों से पूछा है कि आप अपनी राय बताइए कि आप ये नियम चाहते हैं। तो जनता उस फॉर्म को भर के दे रही है। तो ये एक एडवोकेसी पत्रकारिता है कि हम सब उसके बारे में जनमत इकट्ठा कर रहे हैं। तो जो पत्रकार ऐसी खबरें लेकर आएंगे वो उनको क्या कहेंगे? एडवोकेसी पत्रकारिता, जो किसी के पक्ष की बात या जनमत बनाने का काम करेंगे। वो पत्रकार ऐसी खबरें आएंगी कि हाँ, ये जो इधर की इस एरिया के, ये बिहार के लोग जो हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं कि हाँ ये नियम आ जाए, या ये केरला के लोग नहीं चाहते कि ऐसा नियम आ जाए। जैसे जब वैक्सीन लगी थी तो कुछ लोग नहीं लगवाना चाहते थे, तो हम उनसे ज़बरदस्ती तो पकड़ करके नहीं लगा देंगे। तो जनमत तैयार किया गया, लोगों के अंदर पहले जागरूकता जगाई जाती, वो भी पत्रकारिता के थ्रू होता है, संचार के थ्रू हुआ, और लोगों के का पक्ष सरकार को बताना, ये काम भी मीडिया के थ्रू होता है, पत्रकारिता के थ्रू होता है। इसको कहते हैं एडवोकेसी पत्रकारिता। आई होप समझ में आ रहा होगा बच्चों। अब है वैकल्पिक पत्रकारिता। वैकल्पिक ऑप्शनल क्या है? यह मुख्य धारा के विपरीत है, पाठकों के सहयोग पर निर्भर होती है, इससे बड़ी कंपनियों के विज्ञापन और पूंजी का समर्थन भी नहीं मिलता। अभी ये वैकल्पिक होती है, इसमें मुख्य धारा के उल्टी होती है। जो नॉर्मल पत्रकारिता है उससे बिल्कुल अलग होती है, पाठकों का सहयोग पर निर्भर। अगर पढ़ने वाले सहयोग देंगे तब तो ये पत्रकारिता हो पाएगी। इससे बड़ी कंपनियों के विज्ञापन और पूंजी का समर्थन भी नहीं मिलता। अभी आपको पता हो अगर, तो जो खबरें छपती हैं उसमें जो कंपनी ज़्यादा पैसे दे देती है उसकी खबरें पहले पेज पे आ जाती हैं। पेपर में, अखबार में बच्चों, न्यूज़ जो लिखी जाती है, कॉलम्स होते हैं अखबार में, कॉलम में अखबार लिखा होता है। कभी अखबार देखा हो तो उसमें ऐसे ऐसे लाइनें नहीं होती, छोटे छोटे पतले पतले कॉलम्स होते हैं, उसमें खबर ऐसे ऐसे लिखी होती है, फिर दूसरे कॉलम में ऐसे ऐसे लिखी होती है। तो हर कॉलम की, हर पेज की, हर इंच की जगह के पैसे होते हैं। जितना बड़ा समाचार उतने पैसे। तो कुछ कंपनियां उसमें पैसे लगाती हैं तब उनका समाचार छपता है। ऐसे ही पत्रिकाओं में भी ऐसा है। तो जो ये वैकल्पिक पत्रकारिता होती है, इसमें कंपनियां अपना पैसा नहीं देती, मुख्य धारा के बिल्कुल उल्टी होती है। इसमें लोगों के सहयोग से ही खबरें निकलती हैं। अगर पढ़ने वाले सहयोग करेंगे तो ये खबरें छपती हैं। इनको कहते हैं वैकल्पिक पत्रकारिता। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, पेज 3 और पीत पत्रकारिता, येलो पेजेस, पेज 3 या पीत पत्रकारिता। जैसे ब्लिट्स पेपर, अभी ये दोनों एक ही चीज़ है। पेज 3 या पीत पत्रकारिता, पीत मतलब पीला। पहले एक मैगजीन आया करती थी, ब्लिट्स मैगजीन, उसमें येलो पेजेस हुआ करते थे, पेजेस का कलर ही येलो होता था। उसमें कैसी खबरें होती थी? बड़े बड़े नामी लोगों की खबरें, पैसे वाले, फैशन वाले, बड़े लोगों की खबरें, उसको कहते थे पीत पत्रकारिता। आज समाचार के नाम पर मनोरंजन को बेचना वास्तविकता से दूर सूचनाओं का अभाव होता जा रहा है। हमें एक जानकार नागरिक बनना होगा और सोच समझकर समाचारों का प्रभाव लेना होगा। आज समाचार संगठन दिखाओ बनने के लिए कीबोर्ड की तरह के समाचारों का वर्णन करता है। इसमें विविधता खत्म हो जाती है और जनता को गुमराह करने का काम कर रहा है। ये जो पीत पत्रकारिता होती है बच्चों, उस पेजेस में बड़े बड़े लोगों के बारे में खबरें छपती, जैसे टाटा अंबानी की बातें हो गई, अमिताभ बच्चन की बातें हो गई, नरेंद्र मोदी की बातें हो गई, बिल गेट्स की बातें हो गई। ऐसी बातें जिससे आम जनता को कोई मतलब नहीं होता। या ये आप चकाचौंध कर देने वाली कि वो हीरे का व्यापारी है, वो मिस इंडिया है, मिस यूनिवर्स की खबरें, तो इस सब से आम जनता को कोई मतलब नहीं होता। तो वो किस में छपती हैं ऐसी खबरें?
पीत पत्रकार, उनको कहते हैं येलो पेजेस या पेज 3 पत्रकारिता। ये इसके एक बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीन है ब्लिट्स पेपर, ये इसकी मैगजीन है। आप किसी पूछा जा सकता है पीत पत्रकारिता का एक उदाहरण बताओ, तो आप लिखेंगे ब्लिट्स पेपर। तो ये थे पत्रकारिता के प्रकार। अभी आज का जो समाचार है उसके नाम पर मनोरंजन को बेचना वास्तविकता से दूर, सूचनाओं का अभाव होता जा रहा है। आजकल क्या हो रहा है, समाचार के नाम पर लोग असली समाचार नहीं लाते, मनोरंजन करते हैं, लोगों को मनोरंजन बेचते हैं। जैसे आपने अभी खबरें सुनी होंगी कि वो एक लड़का था राजू नाम का, वो उसमें क्या ट्यूबवेल के पाइप में अंदर गिर गया, फिर उसमें से उसको निकाला जा रहा है। एक बार बिल्ली का बच्चा गिर गया, मतलब फालतू की खबरें जिससे कि किसी को कोई बहुत मतलब नहीं होता। तो खबरों के नाम पर लोग मनोरंजन को बेचते हैं, लोगों को सेल करते हैं, अपनी खबरों को सेल करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो और जो असली खबरें हैं उनका अभाव होता चला जा रहा है। हमें एक जानकार नागरिक, तो अब हमारा क्या कर्तव्य है एज ए पाठक, एक दर्शक होने के नाते हमारा क्या अधिकार है और हमारा क्या कार्य होना चाहिए कि हमको एक जानकार नागरिक बनना होगा, सोच समझकर समाचारों का प्रभाव लेना होगा। किसी भी समाचार का एकदम से रिएक्ट नहीं कर देना या घबरा नहीं जाना ना। खबर पढ़िए, सोचिए, समझिए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए, तब उस खबर का अपने ऊपर प्रभाव लीजिए। आज हर समाचार संगठन जो है वो दिखाव बनने की कोशिश में लगा हुआ है, क्या अपने आप को बेचो, शो ऑफ, और इस तरह के समाचारों का वर्णन करता है जिसमें विविधता खत्म हो गई है। सारे पेपर अभी एक वो जो घटना घटे, कोई घटना घटेगी तो हर समाचार में आपको वही घटना मिलेगी। तो आप चाहे ये पेपर पढ़ लो चाहे वो पेपर लो, तो विविधता खत्म हो रही है, वैरायटी जो है वो खत्म हो रही है। और जब तक किसी में वैरायटी नहीं होगी तो पाठक पढ़ने नहीं जाएगा। तो समाचारों में विविधता खत्म होती जा रही है और जनता को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। जनता को गुमराह करें, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या करें। एक अखबार में एक कॉलेज की तारीफ होती है, दूसरे अखबार में उसी कॉलेज की बुराई होती है। तो पाठक को क्या समझ में आएगा कि कौन सा पेपर सही कह रहा है, ये सही कह रहा है या ये सही कह रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ऑथेंटिक खबरें का समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, विचार करके निर्णय लेना पड़ेगा। हर खबर पर प्रभावित हो जाना ये ठीक नहीं है। हमको जागरूक बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये पेपर का तो काम ही है, वो तो अपने आप को बेचना चाहता है। वो जितनी चटपटी खबरें मज़ेदार बनाएगा उसका पेपर उतना बिकेगा, उसको तो अपना फ़ायदा चाहिए। तो हमको ये करना पड़ेगा, एक पाठक होने के नाते हमको खबरों को बहुत अच्छी तरह समझ करके, सोच समझ करके उसका प्रभाव लेना पड़ेगा। तो यहाँ ख़त्म होता है हमारा ये पाठ, पत्रकारिता के विविध आयाम। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। और बच्चों, जितना मैंने आपको नोट्स में दिया है, अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो आप किसी भी प्रश्न का उत्तर कर पाएंगे। इसके जब प्रश्न उत्तर हम लोग पढ़ेंगे तो हम अलग एक वीडियो में इसके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ अगले वीडियो में। तब तक चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।